असेच काही दिवस गेले। एक दिवस रघुभैया आला, त्याच्या हाथी पोस्टमैन ने दिलेले पत्र होते। मतलब ऐसे बहुत दिन बीत गए और एक दिन वो जो रघु भैया है उसके हाथों में एक चिट्ठी थी जो पोस्टमैन ने दी थी। अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको, दिखाओ दिखाओ। यानी उसने क्या बोला, अब्दुल जी को बोला कि आपके लिए एक चिट्ठी आई है। तो वो भी एकदम एक्साइटमेंट में होकर बोले दिखाओ दिखाओ क्या आया है। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, मग वाचून दाखव ना तूच। उसने बोला कि अरे चिट्ठी जो है वो मराठी में है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तू ही पढ़ के दिखा। रघु भैयाने चिठ्ठी मोठ्याने वाचली। चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। 2 दिवसांनीच सत्कार समारंभ होता। कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते। पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता। पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्याएवढे मी काय केले आहे तपोवनसाठी। मतलब रघु भैया ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो चिट्ठी पढ़कर वो अब्दुल और उनकी वाइफ दोनों ही खुश हो गए, यानी बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये जो अब्दुल है जो चूड़ी वाला है उसको वो तपोवन के जो गांव वाले हैं उसको बहुत सम्मान करने वाले थे, उसका सत्कार करने वाले थे। तो उसको कभी लगा नहीं था कि लाइफ में कभी हमारे लिए ऐसा होगा कि कोई मेरा सत्कार करेगा। तो वो बार बार यही सोचता था कि मैंने इतना क्या किया है कि लोग मेरा ऐसा सम्मान सत्कार करने आ रहे हैं। तो तपोवन के लिए मैंने इतना किया क्या है। अब्दुल तपोवनात आला तेव्हा कार्यक्रम शुरू झाला होता। 2 दिन में ये शुरू होने वाला था फेस्टिवल। तो जैसे ही वो तपोवन में गए, यानी उनके पहुंचते ही कार्यक्रम शुरू होने वाला था। स्टेजच्या समोर बाजूला मांडलेल्या खुर्च्यांवर काही निमंत्रित पाहुणे मंडळी बसली होती। अब्दुलला त्यांच्यासोबत बसायला संकोच वाटला। तो तसाच उभा राहिला। तेवढ्यात खुद्द दाजी साहेबांनीच त्याला बोलवून जवळच्या खुर्चीवर बसायला लावले। तो उनको पता चला कि वो जब पहुंचेंगे तभी शुरू होने वाला था जो भी उनका कार्यक्रम था वो। और उन्होंने देखा कि स्टेज के बाजू में ना ऐसे बहुत सारे, जैसे हम वीआईपी या चीफ गेस्ट के लिए चेयर्स अरेंज करते हैं वैसे ही चेयर्स अरेंज की थी और बहुत ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे थे। तो अब्दुल को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि वो उनके साथ जाके कैसे ऐसे बैठेगा। तो तभी दाजी यानी वो गांव के जो इम्पोर्टेंट इंसान थे उन्होंने उसको इशारा करके बुलाया और अपने बाजू में बिठाया। सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। सुरुवातीचे अध्यक्षांनी स्वागत वगैरे औपचारिक झाल्यावर दाजी साहेबांना बोलायला सुरुवात केली। अब्दुल बघताच राहिला। 84 वर्षाच्या वृद्धाचा ताठपणा, उंच सडसडीत देहयष्टी, तेजपुंज चेहरा, गौरववर्ण, पांढरे स्वच्छ धोतर, त्यावर बंद गळा कोट आणि डोक्याला केशरी फेटा। या वयातही आवाजात खणखणीतपणा आणि बोलण्यातील ऐट आल्यामुळे अब्दुल भारावून बघत राहिला। मतलब उन्होंने देखा कि मतलब जैसे ही वो शो चालू हुआ तो स्टार्टिंग की जो इंट्रोडक्शन की फॉर्मेलिटीज वगैरह थी वो सब पूरी हो गई। उसके बाद जो एंकर था उन्होंने दाजी साहेब को बुलाया। तो वो कितने थे, 84 वर्षाचे, मतलब 84 ईयर्स के थे, यानी इतने ओल्ड। लेकिन देखो इतना अच्छा सा पेठा बांध के, ऐसा फिट बॉडी, एकदम कोट, प्रॉपर वाइट धोती, प्लस बोलने में वही ठहराव और वही कड़कपन। बोलते हैं ना कि एक ऐसा क्या बोलते हैं वो, जिसका ऐसा, जैसे कोई पॉलिटिशियंस होता है जिसको, जैसे मोदी जी है, जैसा एकदम कड़ाकी से बोलते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, वैसा काइंड ऑफ उनके आवाज में ऐसा एक खड़कपन था। दाजी साहेब बोलत होते, रामानं सेतुबंधन केले पण त्यासाठी अनेकांचा हातभर लागला। अगदी लहानशी खार, पण तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे सेतुबंधनाला मदत केली। तशीच मदत या तपोवनासाठी देणाऱ्या काही व्यक्ति आम्हाला सुदैवाने लाभल्या आहेत। उन्होंने बोला राम ने जब सेतुबंध यानी वो जो पत्थर का ये सब करना चालू किया था नदी पे से, कि पत्थर का पुल बांधेंगे। तो देखो आपने अगर रामायण देखा होगा तो पता होगा कि लंका जाने के लिए नदी पार करना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक एक पत्थर उठाकर, वो पानी में तैरता है इसके लिए ऐसे पत्थरों का ब्रिज बनाने का डिसाइड किया। तो तभी छोटे बड़े हर पक्षी जानवर सब उनके मदद में जुट गए। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि छोटे से छोटे पक्षी ने या जीव ने जितना हो सके अपना सहयोग उसमें दिया है। वैसे ही हमारे इस तपोवन के लिए भी कुछ लोगों ने, मतलब हमें ऐसे कुछ लोग मिले जिसने हमारे तपोवन को 4 चांद लगा दिए थे।
संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला बांगड्या भरण्याचा प्रस्ताव जेव्हा समोर आला होता तेव्हा अनेक बांगडीवाल्यांनी भेटून इथं येण्याबद्दल विनंती केली, पण कुणीही माझ्या विनंतीचा स्वीकार केला नहीं। तो बात बात में उन्होंने बताया कि संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मैंने बहुत सारे चूड़ी वालों को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे आके मतलब यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको ऐसा बैंगल्स दिलाए, उनको जैसे ये अब्दुल ने किया था वैसा कराए, पर किसी ने भी उनका ये रिक्वेस्ट स्वीकारा नहीं। अब्दुल मियांनी मात्र स्वतःहून इथे येण्याचं आश्वासन दिलं आणि दरवर्षी न चुकता अब्दुल मियाँ इथं येतात। तो उन्होंने बोला अब्दुल मियाँ जो है उन्होंने सामने से हाँ बोला और वो हर साल बिना बोले चुके यहाँ पे आ जाते हैं। येथील भगिनींच्या जीवनात आनंदाचा वर्षाव करतात। वर्षातले 2 दिवस तपोवनात अतिशय आनंदाचे आणि उत्साहाचे असतात। कुठल्याही मोबदल्यात अपेक्षा न करता अब्दुल मियाँ न बोलवता दरवर्षी येतात। तपोवनातील स्त्रिया मुलीबाळी त्यांच्या येण्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात। अब्दुल मियांचे हेच समाजकार्य ही मानव सेवा खरोखर फार फार मोठी आहे। उन्होंने बोला कि इन्होंने कोई भी चीज इन रिटर्न एक्सपेक्ट ना करते हुए वो हर साल बिना बुलाए यानी उनको याद करना भी नहीं पड़ता, वो अचूक आ जाते हैं। जैसे मानो तपोवन में ना ये 2 बार का एकदम 2 दिन, जैसे एक संक्रांत और एक ज्येष्ठ पूर्णिमा, बहुत ऐसा बड़ा फेस्टिवल लगता हो क्योंकि स्त्रियां और जो छोटी लड़कियां होती है वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये जो जन कल्याण के लिए ये ऐसे करते हैं वो बहुत बड़ा काम है, अनमोल आहे आणि म्हणूनच आज त्यांचा सत्कार करण्याचं ठरवलं आहे। तेव्हा त्या सत्काराचा स्वीकार अब्दुल मियांनी इथे येऊन करावा। तो इन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी बात है, अनमोल है और इसके लिए इनका सत्कार करने में आ रहा है और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आके वो ये स्वीकार करें। अब्दुल स्टेजवर चढला। दाजी साहेबांनी फुलांचा गुच्छ आणि तपोवनातील लोकांनी तयार केलेला सुंदर फुलदाणी त्यांना दिली। मतलब वो स्टेज पे जैसे ही आया तो उसको एक बुके दिया और ये जो गांव वालों ने उनके लिए ये जो हार यानी माला बनाई थी फूलों की वो भी उनको पहनाई। टाळ्यांचा कडकडाट झाला। अब्दुल अतिशय भारावून गेला। मतलब लोग इतने खुश हुए कि जोर जोर से तालियां बजाई और वो और भी बहुत इमोशनल हो गए। त्याने चटकन दाजी साहेबांच्या पायांना स्पर्श केला, यांनी पैर छुके आशीर्वाद लिया। बराच उशीर झाला होता। अमरावतीहून आलेली निमंत्रित मंडळी मोटारातून जाणार होती। दाजी साहेबांनी अब्दुलला त्यात बसवले। मोटार धावत होती। अब्दुल विचार करत होता, आज शन्नूला आणायला हवे होते, तिचा गुस्सा तरी कमी झाला असता। मतलब वो कार्यक्रम को वो प्रोग्राम को बहुत टाइम हो गया था, तो अमरावती से निकलने वाले मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सनल व्हीकल्स जा रहे थे, तो उनमें से एक में अब्दुल को उन्होंने बिठा दिया ताकि वो भी घर सेफली पहुंच सके और आराम से पहुंच सके। तो वो जाते जाते ऑन द वे विचार कर रहा था कि अब्दुल की अपनी वाइफ को भी उनको लाना चाहिए था ताकि ये सब देख के वो भी खुश होती और उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता। आकाशात अष्टमीचा चंद्र हसत होता। आकाश मेघारित निळनिळ्यात नटले होते। वातावरण अंतर्भय प्रसन्न वाटत होते। अंबादेवीच्या चौकात मोटार थांबली। अब्दुल खाली उतरला, घरी आला। अब्दुल येताच शन्नू उठली। थाळीत चपाती आणि वांग्याची भाजी घेऊन तिने थाळी अब्दुल समोर ठेवली। अब्दुल एखाद्या अपराध्यासारखा मान खाली घालून जेवू लागला। मतलब उसको बहुत खुशी थी, उन्हें लगा था कि घर पे जाके सबके साथ शेयर करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचे तो उनकी वाइफ ने खाना उनके सामने एकदम से रख दिया बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने, और अब्दुल को जैसे लगा जैसे वो कोई अपराधी है और सीधा चुपचाप सर नीचे रख के खाना खाने लगे। तू नहीं खाएगी? नहीं, जी नहीं चाहता खाने को। उन्होंने पूछा अपनी वाइफ को कि तुम नहीं खाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा मन नहीं है। अनवर जेवला? जेवला, पण खिम्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। उन्होंने पूछा बेटे ने खाना खाया? तो बोली हाँ, लेकिन वो एक चीज के लिए जिद करने लगा था। अब्दुलच्या हातातला घास हातातच राहिला। मतलब ये सुनने के बाद उनका जैसा हम देते हैं ना कि खाने को जस्ट जा रहे हो और हाथ में लिया हो लेकिन वो मुंह तक नहीं पहुंचा, ऐसा हो गया कि ये सब सुन के उनका जो हातातला घास यानी उन्होंने जो रेडी किया था वो हाथ में ही रह गया। एकाएकी जेवणावरची इच्छाच मरून गेली। तोंडात घास घोळू लागला। मतलब ऐसा होता है ना कि मन से खाने का इच्छा ही मर गया, क्योंकि ताना मारा ना
कि खाना तो खा लिया लेकिन इसकी जिद कर रहा था। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना हुआ कि अपने पास इतना पैसा नहीं है और तुम इतना एक्स्ट्रा दिन पे